हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में बने हुए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया का या दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको एफटीओ बोला जाता है। ठीक है, एफटीओ जो आपके पायलट प्रशिक्षण होता है या पायलट ट्रेनिंग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, ठीक है, वहां पर ये एस्टेब्लिश किया जाएगा और एयर इंडिया इसको एस्टेब्लिश करेगी। तो एयर इंडिया महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का, देखिए भारत ही नहीं पूरे साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। और ये कहीं ना कहीं जो भारत की पायलट प्रशिक्षण क्षमता है उसको मजबूत करने में हेल्प करेगा। अब देखिए महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र अभी 2 से 3 वजह से और चर्चा में है, जो मैंने नीचे डाला है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इगतपुरी झील, इगतपुरी झील आपके महाराष्ट्र के नासिक में पड़ती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी यहाँ पर सेंट्रल रेलवे ने या मध्य रेलवे ने एक तैरता हुआ सौर संयंत्र या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया है, जो अपनी तरह की पहली पहल है। तो एक लेख तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा अपॉइंटमेंट या नियुक्ति चर्चा में है। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, तो महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी को भी नियुक्त किया गया है, सुजाता सोनिक जी को, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। इनके पति भी पहले यहाँ पर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा एक स्कीम अभी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो ये आप याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार की स्कीम। तो इन 3 वजह से अभी महाराष्ट्र चर्चा में रहा है। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। जो आपके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ठीक है, उनके एक तरह से प्रमोट करने के लिए उनकी स्मृति में यह मनाया जाता है। हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। खेल और पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि और गहरा जुनून रखने वाले कई लोग अक्सर आपका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या खेल पत्रकारिता करते हैं। इसके अलावा जो और कुछ दिवस अभी चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। थीम क्या रही इस बार? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं और समाज के लिए योग। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। आपको पता होगा आरएच फैक्टर, जो ब्लड में आरएच फैक्टर होता है, जिसके कारण ही आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यानी हम जो ब्लड देते हैं, आपको पता होगा ब्लड ग्रुप जब मैच होता है तभी हम दे पाते हैं। तो इस आरएच फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की है। इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इन्हीं की याद में हम ये विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशंस डे बोलते हैं इंग्लिश में। इसी दौरान अभी एक रिपोर्ट भी लॉन्च की गई थी 8 जून को। क्या नाम है रिपोर्ट का? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन रिपोर्ट। इसने जारी की थी। यूनेस्को का एक टेक्निकल विंग है, यूनेस्को की एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। ठीक है, अंतर सरकारी जो समुद्री संगठन है या समुद्री आयोग है, उसके द्वारा ये अभी रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। इसको याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम भी याद रखिए। और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या रही? तो थीम इसकी रही है अवेकन न्यू डेप्थ्स, यानी नई गहराइयों को जागृत करें। आगे चलते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। आपको पता होगा भारत में अगर बाल श्रम की बात करें तो हमारा जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है, स्पेशली 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता है या राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसका आपको पता होगा फैक्ट्री में आप नियोजन नहीं कर सकते। जो आपकी हैजार्डस इंडस्ट्री है, हानिकारक इंडस्ट्री है, उसमें आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 24 में यह बात की जाती है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बात करें इंडिया पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन में पहली रैंक पर है। और इंडिया में अगर बात करें तो राजस्थान पहला स्टेट है और उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड है। और जो भारत में दुग्ध क्रांति से जोड़कर किनको जोड़ा जाता है? वर्गीज कुरियन।
ठीक है, वर्गीज कुरियन सर को दुग्ध क्रांति से जोड़कर ही देखा जाता है। जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है अमूल, ठीक है, उसके एस्टेब्लिशमेंट में काफी बड़ा रोल इनका रहा था। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस अभी चर्चा में रहे थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो ये थाईलैंड और इंडिया के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। अभी इसका 13th एडिशन, ठीक है, 13th एडिशन थाईलैंड में किया जा रहा है और भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पर पहुंच गई है। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड के ताक प्रांत में फोर्ट वाचिरा प्रकरण में 1 से 15 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग ले रही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एडिशन अब पूछने लगा है, अच्छा प्रश्न बनाता है तो। और इससे पहले 2019 में मेघालय उमरोई में आयोजित किया गया था। इसके अलावा देखिए जो बाकी ऑप्शन है इनके साथ भी हम सैन्य अभ्यास करते हैं, जो मैंने नीचे रिवीजन के लिए डाला है। तो देखिए भारत और जापान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है या सैन्य अभ्यास होता है उसको बोला जाता है धर्म या धर्मा गार्जियन। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो होता है इसको बोला जाता है एक्सरसाइज शक्ति। और इंडिया और यूके के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है एक्सरसाइज अजय वॉरियर। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक और एक्सरसाइज आपकी आज से शुरू हो रही है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, और ये जो मेघालय का उमरोई आपको दिख रहा है, इस बार ये मेघालय के उमरोई में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो मंगोलियन आर्मी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करने आई है, तो इसको याद रखिए। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपको पता है 2024 का जो भी वर्ल्ड कप हुआ है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। अगला जो विश्व कप है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे। तो भारत और श्रीलंका में अगला विश्व कप आयोजित किया जाएगा। और फॉर्मेट देखिए इसका बदलेगा नहीं, जैसे 2024 वाला जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट में ये खेला जाएगा। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो अभी देखिए ये जो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, 6-6 महीने में इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है या अध्यक्षता है वो रोटेट होती है अलग अलग सदस्य देशों के बीच में। तो अब इसमें हंगरी ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। और बात करें देखिए अगर हंगरी की, तो हंगरी का नीचे मैंने मैप लगाया है। हंगरी से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए बता देता हूं, अभी करंट अफेयर्स में ये चर्चा में था, ब्रिज ऑफ यूनिटी या ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है पूरा नाम, राष्ट्रीय एकता का पुल। ये अभी हंगरी में इसको इनॉग्रेट किया गया है और काफी लंबा ये केबल ब्रिज है। अगर आप फोटोज देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय एकता पुल अभी कौन से देश में लॉन्च किया गया है, तो इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन हंगरी में ही किया गया है। हंगरी की अगर कैपिटल की बात करें तो हंगरी की जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। ठीक है, नीचे मैप देखते हैं, मैप से आपको बेहतर समझ में आए। तो ये देखिए हंगरी है। हंगरी आपको पता होगा यूरोप का एक देश है और लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से विभिन्न देशों से घिरा हुआ है। तो बॉर्डर देख लेते हैं, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया। देखिए चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री यानी एक स्थलीय देश है। बात करें अगर हंगरी की जो कैपिटल है मैंने आपको ऊपर बता दी, ये है बुडापेस्ट। और देखिए बुडापेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, डेन्यूब रिवर, ठीक है, इसको रूस की, ये सॉरी माफ कीजिए, यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर बोला जाता है। दूसरी सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा। ठीक है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। और इसके बारे में खास बात यह है 5 अलग अलग देशों की राजधानी से होकर ये गुजरती है, इसलिए डेन्यूब रिवर काफी खास है। तो हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, यहां पर आप देख सकते हैं ये भी आपकी डेन्यूब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा है इसकी फॉरेंट, FORINT, हंगेरियन फॉरेंट। बात करें अगर हंगरी की, देखिए आपको यहां पर एक वाटर बॉडी दिख रही होगी, ये है लेक बालाटन, BALATON। लेक बालाटन जो है ये हंगरी की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो इसको आप, ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको याद रखिएगा। बॉर्डर कंट्रीज याद रख लीजिएगा, ये लगातार पूछता रहता है। हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पार्वती घाटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्वती घाटी से होकर एक रिवर बहती है, पार्वती रिवर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअल में हरियाणा का एक टूरिस्ट था, वो हरियाणा में एक जगह है मणिकरण, वहां पर पार्वती नदी फ्लो होती है जो पार्वती घाटी से होकर गुजरती है। वहां पर ये टूरिस्ट फोटो खींचते समय, सेल्फी वगैरह लेते समय डूब गया, तो इस वजह से न्यूज में थी। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित एक
घाटी है और यहाँ पर आप देखेंगे पार्वती नदी में फोटो खींचते समय डूब गया। और पार्वती नदी देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ब्यास नदी की एक सहायक नदी है। और ब्यास नदी आपको पता है किसकी सहायक नदी है, सतलुज नदी की सहायक नदी है। और अगर बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी जो निकलती है वो निकलती है रोहतांग दर्रे के पास एक जगह है ब्यास कुंड, वहां से होकर ये निकलती है। और अगर बात करें पार्वती नदी की, तो पार्वती नदी मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, हो सकता है ये हमसे पूछ ले और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास की सहायक नदी है। अब बात करें अगर ब्यास और सतलुज की, तो देखिए ब्यास नदी सतलुज से एक जगह पर मिलती है जिसका नाम है हरिके। ठीक है, और हरिके देखिए वही वाली जगह है जहां से भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, वो आपकी हरिके से ही होकर गुजरती है। हरिके में ब्यास और सतलुज इन दोनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस या संगम है, तो इसको याद रखिएगा। बात करें अगर देखिए ब्यास नदी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, वो एग्जाम में पूछता रहता है, जिसका नाम है पोंग डैम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोंग डैम। और इसके पीछे जो जलाशय बनता है, आपने देखा होगा डैम के पीछे पानी रोका जाता है और फिर हाइट से पानी टरबाइन के ऊपर पेनस्टॉक के सहारे, पाइपों के सहारे गिराया जाता है। तो जो जलाशय बनता है डैम के पीछे, उसका नाम है पोंग डैम के पीछे महाराणा प्रताप सागर, ये आप याद रखिए। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किसे मिला है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है और कैटेगरी 1 में इसको ये दर्जा दिया गया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत ये आता है। और अगर बात करें देखिए स्थापना इसकी कब हुई, तो 1974 में यह एस्टेब्लिश किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से मैन्युफैक्चर करता है भारत के अलग अलग विभागों के लिए। बात करें देखिए अगर अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक कैंपेन या अभियान भी लॉन्च किया था, WOWOT, यानी 1 वीक 1 थीम। आपको अगर याद होगा मैंने इसको कवर किया था, जो भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा यह अभियान लॉन्च किया गया था। इसमें भारत ने जो साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसको हर वीक में एक एक थीम के तहत दिखाया जाएगा। तो ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित एक पहल है, अभी करंट अफेयर्स में रही है। इसके बारे में नीचे आप पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? तो देखिए काउंटरफिटिंग या नकली नोटों को बनाने से रोकने के लिए या उनका सर्कुलेशन, प्रसारण जापान में रोकने के लिए जापान ने अभी अपने नए बैंक नोट लॉन्च किए हैं और उसने होलोग्राफिक तकनीक लॉन्च की है और ये विश्व में अपनी तरीके की पहली तकनीक है। तो जापान इसका सही आंसर। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, यह अभिनव तकनीक मुद्रा पर इस तरह की होलोग्राफी का दुनिया का पहला उपयोग। तो देखिए जापान अभी एक वजह से और चर्चा में है, एक तो माउंट फूजी, आपको पता होगा जापान की सबसे ऊंची चोटी है, और एक वॉल्केनो है, फोटो इसका देखिएगा बहुत जबरदस्त लगती है देखने में। बात करें अगर जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है वो सबको पता होगा क्या है, टोक्यो है। मुद्रा क्या है, येन है। अब बात करें चर्चा में क्यों था, एक आइलैंड यहां पर अभी चर्चा में है और इस आइलैंड का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मीना मीटो रिशिमा। ठीक है, मीना मीटो रिशिमा। देखिए ये आइलैंड अभी चर्चा में क्यों है, यहां पर आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, वैद्युत गाड़ियां जो अब बन रही हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी। तो इलेक्ट्रिक बैटरी में जो आपके रॉ मटेरियल लगते हैं, कच्चा माल लगता है, उसी की एक खोज बहुत जबरदस्त यहाँ पर स्टोर या भंडार इन्हें इस आइलैंड पर मिला है वैज्ञानिकों को। तो मिनामिटो रिशिमा आइलैंड पर बैटरी बनाने के जो मिनरल्स यूज होते हैं, खनिज यूज होते हैं, उसका एक बहुत बड़े भंडार का पता अभी वैज्ञानिकों ने लगाया है, तो इस वजह से चर्चा में ये बना हुआ है। अब देखिए कुछ स्टैटिक फैक्ट बता देता हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में जापान से पूछता रहता है। देखिए जापान की बात करें तो नीचे मैंने मैप लगाया है, पूरा पहले मैप देखते हैं फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जापान अगर आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट में पड़ता है, प्रशांत महासागर पश्चिम में पड़ता है इसके सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी भी बोला जाता है, साउथ में पड़ता है इसके ईस्ट चाइना सी, और उत्तर में इसके पड़ता है सी ऑफ ओखोट्स। अब देखिए ओखोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने पढ़ी होंगी जल धाराएं या समुद्री धाराएं। ठीक है, तो ओखोट्स जो है यहां पर एक समुद्री धारा बहती है और ये इसी नाम से धारा है ओखोट। ओखोट समुद्री धारा जो है ये आपकी ठंडी, ठीक है, ठंडी समुद्री धारा है। इसी के साथ देखिए इस तरफ से एक और धारा बहती है, ये इस तरीके से आती है, उसका नाम है ओयाशियो, ओयाशियो या फिर इसको कामचत्का,
कामचत्का करंट या कामचत्का धारा भी बोला जाता है, ये भी आपकी एक ठंडी धारा है। तो ये दो धारा याद रखिएगा। इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से एक धारा चलती है जिसका नाम है कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट या कुरोशियो धारा, ये आपकी एक वार्म करंट है या गर्म समुद्री धारा है। इसको देखिए तीनों याद कर लीजिए क्योंकि ये मैचिंग में बहुत पूछता रहता है। अब देखिए जापान का पूरा अगर आप मैप देखेंगे तो जापान बेसिकली 4 आइलैंड में बटा हुआ है। सबसे उत्तरी आइलैंड है होक्काइडो, फिर आपका मिड आइलैंड है होंशु, फिर आपका है शिकोकू और फिर है क्यूशु। तो आपसे पूछे सबसे उत्तरी आइलैंड, एक बार पूछ लिया था कि सबसे उत्तरी आइलैंड कौन सा है, तो वो है होक्काइडो। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो है होंशु। इनको रट लीजिए, देखिए ये प्रश्न सारे पूछता रहता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए एक सिटी है जापान में युवाहा। युवाहा, युवाहा को बोला जाता है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग ऑफ जापान। ठीक है, क्योंकि यहां पर आयरन इंडस्ट्रीज मौजूद है इसलिए इसको पिट्सबर्ग ऑफ जापान बोला जाता है। इसके अलावा देखिए एक और शहर आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये है ओसाका। ठीक है, ओसाका जैसे भारत में गुजरात है टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर इंडिया का, ऐसे ही जापान में ओसाका जो है ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर है, यानी कपड़े का उत्पादन, सूती कपड़े का उत्पादन बहुत ज्यादा यहां पर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जापान से। बात करें यहां पर आपको दो दिख रहे होंगे, क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 1997 में जापान के शहर में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल क्या है आपका, नगोया प्रोटोकॉल आपका जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो हमारा जैव विविधता पर कन्वेंशन है, उससे संबंधित एक हम कह सकते हैं उसका सिस्टर एग्रीमेंट है। कार्टाजेना और नगोया ये दो प्रोटोकॉल उसके सिस्टर एग्रीमेंट है। तो ये कुछ जापान से संबंधित फैक्ट हो गए। आगे चलते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 41,000 साल पुराना शतुरमुर्ग का घोंसला खोजा? और इंपॉर्टेंट देख लिए क्यों है, एक तो इंडिया में खोज हुई है और इसे माना जा रहा है विश्व का सबसे पुराना ये शतुरमुर्ग का घोंसला है और ये खोजा गया है आपके आंध्र प्रदेश में। यहां ये गलत होगा, पुरातत्वविद होगा। पुरातत्वविदों ने आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है जो 41,000 साल पुराना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। देखिए इससे संबंधित एक न्यूज और है, अभी साउथ अफ्रीका में एक जगह है नामाकुआ लैंड। नामाकुआ लैंड में विश्व का सबसे पुराना दीमक की बाम्बी या दीमक का टीला खोजा गया है। नीचे मैंने डाला भी है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह की सिमिलर न्यूज है, सबसे पुराना दीमक का टीला ये नामाकुआ लैंड साउथ अफ्रीका में, अभी 2 से 3 दिन पहले ये चर्चा में बना हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, दोनों सेम न्यूज है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जिसके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से भारत को कोयला ले जाने वाली 2 ट्रेनें भेजी हैं? तो अभी रशिया ने ये 2 ट्रेनें भेजी हैं। नीचे देखिए मैंने पूरा डाला भी है। रूस ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत को कोयला शिपमेंट शुरू किया है। 2 ट्रेनें ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह, तो पहले ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बंदर अब्बास बंदरगाह कहां पर है, ईरान में है, यात्रा करेंगी। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, शिपिंग, रेल और सड़क नेटवर्क को एकीकृत करता है जिससे भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही आसान हो जाती है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में इस कॉरिडोर का मतलब क्या है। अभी भारत जो मेन एक्सपोर्ट करता है या बाहर से जो भारत में आयात होता है वो ज्यादातर सुएज कैनाल के माध्यम से होता है। तो सुएज कैनाल के माध्यम से जो रास्ता है वो लंबा पड़ता है और उसमें फ्यूल वगैरह या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो हमारा पीरियड है यानी समय लगता है वो भी ज्यादा लगता है। तो 2000 में INSTC की बात की गई थी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो सीधे सीधे यूरोप को एशिया के देशों से जोड़ता है। तो अब ये उसका पहला शिपमेंट यहाँ पर अभी कोयले का आया है। नीचे मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो पर्पल में है ये नया मैरीटाइम रूट है, ये है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग, ये है भारत का मुंबई, ये है ईरान का बंदर अब्बास। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ईरान का तेहरान है, ठीक है, ये रूस का मॉस्को है। तो पहले वाला रूट देखिए ये है, यहां पर क्या है, इजिप्ट है, ये आपकी सुएज कैनाल है। ठीक है, सुएज कैनाल है, यहां से फिर आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो आपको पूरा देखिए यहां से घूमकर तब आप यहां पर पहुंचते थे सेंट पीटर्सबर्ग। अब देखिए इस तरीके का रूट इन्होंने बनाया है। यहां पर आपको ब्लैक जो दिख रहा होगा ये रेल रोड है,
यानी यहां से यहां तक आप रेल की कनेक्टिविटी से पहुंचेंगे, फिर उसके बाद ये समुद्री रूट है, फिर रेल से कनेक्टिविटी है, फिर आपका ये समुद्री रूट है। तो इस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई यानी भारत में आपका कोयला रूस से अभी भेजा जाएगा 2 ट्रेनों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं यूरोप से कनेक्टिविटी हमारी अच्छी करेगा, समय को कम करेगा और जो कॉस्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की उसको भी कम करेगा, और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल हमारा ट्रेड है वो बढ़ेगा जरूर इसके माध्यम से। हाल ही में लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने 10वीं बार जीती है? तो अभी विश्वनाथन आनंद ने रिकॉर्ड 10वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है, और फाइनल में इन्होंने जेमे सेंटोस लतासा को हराया जो कि स्पेन के प्लेयर है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने पंचकुला में फॉरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार के साथ सहयोग किया है? तो किसने किया है? ये जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, GFSU, इसके द्वारा हरियाणा के पंचकुला में यह सहयोग किया गया है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो ये आपके कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है? तालिबान ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेशन अभी किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार तालिबान ने 30 जून और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन इसमें कोई ठोस पहल शुरू नहीं हो सकी। इसके अलावा देखिए कुछ और जो अभी मीटिंग्स पिछले महीने चर्चा में रही वो मैंने डाली है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, इसको दुनिया की सबसे बड़ी दवाइयों की प्रदर्शनी कहा जाता है, अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित की गई। पहला इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी IPEF की क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम की बैठक कहां पर हुई? सिंगापुर में हुई, और सिंगापुर में ही शंग्रीला डायलॉग भी अभी आपका हुआ था। 33वां अरब लीग सम्मेलन कहां पर हुआ? बहरीन की राजधानी मनामा में। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और न्यूक्लियर सिक्योरिटी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई। और 10वां विश्व जल मंच 10th वर्ल्ड वाटर फोरम बाली इंडोनेशिया में हुआ। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इस यही सी सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक ने या वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट किसकी है? विश्व बैंक की रिपोर्ट है, इसको याद रखिए। इसी सम्मेलन के दौरान लॉन्च की गई थी। हाल ही में खबरों में रहा कोंकोती डोली राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान कांगो रिपब्लिक में उपस्थित है। ठीक है, और यहां पर देखिए चर्चा में क्यों है, यहां पर एक अभी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस चीनी कंपनी को दे दिया गया इस एरिया में या इस नेशनल पार्क में, जो इस पूरे नेशनल पार्क को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहा है। और यहां पर देखिए बहुत सारी लुप्त प्राय या एंडेंजर्ड प्रजाति हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से इसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, एक चीनी कंपनी के अन्वेषण लाइसेंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जो कांगो के कोंकोती डोली राष्ट्रीय उद्यान को खतरे में डाल रहा है, जो लुप्त प्राय प्रजातियों से समृद्ध एक यूनेस्को का स्थल है। देखिए अगर बात करें कांगो की, तो कांगो का पहले मैंने मैप डाला है, उसके बारे में थोड़े से फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले जो भूमध्य रेखा है वो कांगो से होकर गुजरती है। कांगो की अगर राजधानी की बात करें तो वो है ब्राज़ाविले। इसका जो एक आप देखेंगे वेस्ट में ये अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर से बॉर्डर करती है। अगर और बॉर्डर की बात करें तो इधर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से इसका बॉर्डर है, इधर गैबॉन से ये बॉर्डर करती है, इधर कैमरून से ये बॉर्डर करता है, और ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से ये बॉर्डर शेयर करता है। पूरा इसकी ईस्ट में आप देखेंगे तो अगर जो बॉर्डर बनाता है दोनों देशों के बीच में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कांगो के बीच में, वो क्या बनाती है? कांगो रिवर बनाती है। देखिए एक तो हमने नेशनल पार्क प्रश्न में देखा, यहां पर एक नेशनल पार्क और है जो आप यहां पर देख सकते हैं, ऑडजाला। ठीक है, ऑडजाला नेशनल पार्क, ये एक और नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है कांगो में। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लेट्यू है, जैसे भारत में दक्कन का पठार है, उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे बटेके प्लेट्यू। ठीक है, बटेके प्लेट्यू ये आपका कांगो गणराज्य में ही उपस्थित है। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट कांगो गणराज्य से हो गए जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही नौका बैच किस राज्य की पारंपरिक नौका दौड़ है? तो अभी देखिए मानसून का ऑनसेट हो चुका है, तो पश्चिम बंगाल में ये नौका रेस आयोजित की जाती है। देखिए इसके अलावा ये तो है ही इंपॉर्टेंट, केरल में, ठीक है, केरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट
ट्रॉफी रेस होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, तो वो मैंने नीचे डाली है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरीके की देखिए पूरी रेस होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। इस लेक को देखिए याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछा गया था, एसएससी का शायद प्रश्न है कि जो केरल में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है कौन सी लेक में होती है, तो पुन्नामडा लेक है, अल्लापुजा जगह है केरल में। इसको याद रखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न स्टैटिक में काफी ज्यादा आता है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां पर होती है, केरल में होती है, कौन सी लेक में होती है, पुन्नामडा लेक में होती है। तो दोनों आप याद रखिएगा, नौका बैच या नौका बैक केरल की, उसकी वेस्ट बंगाल की है, और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल की एक बोट रेस है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमेशा की तरह इवनिंग में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और अगर आप डेली नहीं भी पढ़ते तो वीकली मैं कंपाइलेशन वहां पर डाल देता हूं, वीकली भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।